आप लोगों की साप्ताहिक परीक्षा हुई थी, परीक्षण श्रृंखला 5, विषय हिंदी, कल की डेट कक्षा 7, 20 नंबर का ये प्रश्न पत्र था आप लोगों के सामने, 30 मिनट का टाइम था। और आज हम ये क्वेश्चन का आंसर, इन प्रश्नों के उत्तर आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इन प्रश्नों में आप लोगों को कोई डाउट ना रहे और आगे ये दोबारा आप लोग गलतियां ना करें, नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि संज्ञा में विकार या परिवर्तन किस कारण से आता है? किस कारण से आता है? कारक की वजह से, लिंग की वजह से, वचन की वजह से या सभी की वजह से? कारक। सभी की वजह से, सभी की वजह से, लिंग की वजह से भी परिवर्तन होता है, वचन की वजह से भी संज्ञा में परिवर्तन होता है। संज्ञा में वचन की वजह से भी परिवर्तन होता है, लिंग की वजह से, कारक की वजह से भी। समझ में आई बात? दूसरा प्रश्न है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हाथिनी, हाथियों, हथिनी या हाथिनी। ठीक है, इसमें और इसमें मात्रा का अंतर है और सही उत्तर ये होगा हथिनी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा विदुषी। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं और तिथियों के नाम भी। तो दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, सज्जन शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे कि सज्जन शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्या है ये? मैम संज्ञा। जिसने संज्ञा बोला उसका गलत है, जिसने विशेषण बोला उसका करेक्ट है। ठीक है, सही है। तो सज्जन व्यक्ति, सज्जन क्या है? विशेषण है। व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि व्यक्ति कैसा है? सज्जन है। तो सज्जन विशेषण है और विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना है आपको, तो सज्जन का सज्जनता होगा, ऑप्शन नंबर 3 सी। ठीक है, ओके। भाववाचक संज्ञा बनाना, ये कुछ शब्द हैं, इनके भाववाचक संज्ञा बनाने हैं। तो भाववाचक संज्ञा पशु का क्या बनेगा? पशुत्व। ठीक है, पशुत्व। चतुर से क्या बनेगा? चतुराई। दुष्ट से दुष्टता, इसमें ता प्रत्यय लगा दिया हमने, दुष्टता। मानवता, मानव में ता प्रत्यय लगाया। हंसना, हंसना का क्या होगा? हंसी, हंसी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध हो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। बिल्कुल, जाति का बोध हो, हाँ, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से या जिस शब्द रूप से, है ना, किसी जाति या समूह का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, क्रिया के भेदों के नाम बताएं। कुल कितनी क्रियाएं हैं?
मैम अकर्मक और सकर्मक। बिल्कुल। उसके बाद संरचना के आधार पर भी आप लोगों ने पढ़ा था। जिन शब्दों से स्त्री या अकर्मक सकर्मक, ठीक है। अकर्मक की परिभाषा क्या है? अकर्मक की परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में कर्म का न होना पाया जाता है वहां पे अकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में कर्म होता है, क्रिया के साथ कर्म होना पाया जाता है, वहां पे सकर्मक होता है, ठीक है। हमने संरचना के आधार पर भी पढ़ा था। कुल संरचना के आधार पर कुल कितने हैं? मैम 4। कौन कौन से नाम बताइए, कौन बताएगा नाम? यास्मिन, नाम बताओ। मैम प्रेरणार्थक, मैं बताऊं? प्रेरणार्थक क्रिया, हाँ बताओ। रेचल, यस मैम। कौन कौन सी क्रियाएं? 4 क्रियाएं बताओ। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क्यों? याद आया आप लोगों को? यस मैम। पीयूष, यास्मिन, आवाज सुनाई दे रही है? यास्मिन, हाँ बिल्कुल। चलो पीयूष, आप बताइए। आप बताइए, मैंने 4 क्रियाओं के नाम बताए, कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो? मैम प्रेरणार्थक, मैम और प्रेरणार्थक क्रिया। मैम मैं बताऊं? सत्या रानी, हाँ बताओ। मैम प्रेरणार्थक क्रिया और मैम संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ओके पीयूष, सुनाई दिया? यस बताओ। मैम प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मैम और नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, मैम और संयुक्त क्रिया। यस, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्रियाएं चारों याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। लिंग किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, नाम लिखो। तो जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं, है ना। और उनके कुल कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। हाँ बिल्कुल। वचन की परिभाषा तथा भेदों के नाम लिखिए। तो जहाँ संख्या है ना, संख्याओं का बोधो एक है या अनेक है, वहां पे वचन होता है। भेदों के नाम एक वचन, बहुवचन। बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे प्रश्न थे। कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद बताएंगे। तो कारक के भेद कुल 8 हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताता है वो कारक कहलाता है ना। एक तिनका कविता का सारांश लिखो। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अच्छा, अब ये एक तिनका का सारांश कौन बता सकता है मुझे? रेज योर हैंड। कोई नहीं बताएगा। एक कविता का सारांश। रेचल, रेचल स्विच ऑन योर कैमरा। यास्मिन,
मैम आयोगों से बताता है आयोग। वेरी गुड। तो इस कविता का सारांश बताइए आप पीयूष। मैम एक दिन मैं ऐसा हुआ छत के बगल में खड़ा था। एक तिनका उड़ता हुआ मेरी आंख में आ पड़ा और मैं बेचैन हो गया। तो लोगों ने मेरे आंख में कपड़े में फूंक मार के मेरी आंख में लगाए। हाँ। और जब निकला तो बड़े लोगों ने बोला कि तुम क्यों इतना हंसते हो, एक दिन का ही तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारी अकल खोलने के लिए। ओके, तो मैंने कल इसका सारांश लिखने के लिए दिया था और मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि जब सारांश लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे आप लोग, उसके बाद उसका सारांश लिखेंगे या फिर व्याख्या लिखेंगे। किसी ने भी प्रसंग नहीं लिखा है, कॉपी में किसी ने भी प्रसंग नहीं लिखा है। सारांश लिखा है वो भी 4 लाइन में कंप्लीट किया है ना। तो सारांश लिखने से पहले प्रसंग लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के एक तिनका जो शीर्षक है एक तिनका से संकलित है या उद्धृत है। इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, या इस कविता में हमें बताया गया है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। अब इसमें हम सारांश लिखेंगे कि कवि एक दिन अपने छत के मुंडेर पर या किनारे पर, है ना, खड़े थे, घमंड से भरा हुआ खड़ा था और एक छोटा सा तिनका, जरा सा तिनका उनकी आंख में पड़ गया, जिसकी वजह से आसपास के लोग उनकी आंख से वो तिनका निकालने लगे। उनकी आंख लाल हो गई, दुखने लगी थी। तब उन्हें समझ में आया कि मैं किस बात पे इतना घमंड कर रहा था या अकड़ रहा था। मेरे लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफी है ना। इस घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। समझ में आई बात। तो इस कविता का सारांश ये था कि कवि की जो अकड़ थी, घमंड था, वो सिर्फ एक तिनके की वजह से क्या हो गया, हवा हो गई या गायब हो गया, चूर चूर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने नहीं कहा है कि तुम क्यों घमंड कर रहे हो। कवि ने स्वयं ऐसा महसूस किया, अनुभव किया है कि मैं इतना घमंड और अकड़ के साथ अपने छत पे खड़ा था कि मेरे जैसा हिंदी साहित्य की जगत में मेरे जैसा इतना अच्छा, इतना महान कवि या लेखक कोई नहीं है। ये ऐसा उन्होंने महसूस किया था और इस सोच के साथ, वो इस समझ के साथ इन्होंने अपने छत के मुंडेर पर ये खड़े हुए थे। ठीक है। और उनकी आंख में एक जरा सा तिनका पड़ा और सारा घमंड उनका क्या हो गया, गायब हो गया। इस कविता में इतना ही दिया हुआ है और कवि का कहना यह है कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू लें, कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें और कितना ही अपने जीवन में सफल व्यक्ति क्यों ना बन जाए, हमें अपने उस सफलता पे, तरक्की पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आप इतनी ऊंचाइयों से जब नीचे गिरेंगे, है ना, तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी आपके अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए इस बात की कि मैं कितना सफल और सक्षम व्यक्ति हूँ। समझ में आई बात। यस मैम। ओके। यस मैम। यस मैम। हाँ। हम लोग और भी बताते हैं कि मैम जब अंग्रेज आए तो खान पान में कितना बदलाव आया। हाँ बिल्कुल। और अब कौन कौन से खाने बनते हैं जो
पुराने समय में नहीं बनते थे। हाँ। अब उस पे दुख भी जाया करते हैं। बिल्कुल सही। तो पाठ संख्या 14 खान पान की बदलती तस्वीर, ठीक है, जो कि एक निबंध है। इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। और इस पाठ में हम ये पढ़ने वाले हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में जो हमारी खान पान और संस्कृति थी, है ना, उसमें आज कितना बड़ा बदलाव हो चुका है ना। तो आगे हम सिर्फ इसमें खाने पीने से लेकर, है ना, हमारे खाने पीने की वजह से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा, है ना। और रोज की जो रोजमर्रा जिंदगी है उस पे क्या असर है, ठीक है। तो इस पाठ में सिर्फ खाने पीने से लेके और हमारी रोजमर्रा जिंदगी जो एक उच्च वर्गीय परिवार है या मध्यम वर्गीय परिवार है या फिर निम्न वर्गीय परिवार है, इनके भोजन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। आगे पढ़ते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है ना। इडली डोसा बड़ा सांभर रसम ये कहाँ का है, दक्षिण भारत की, है ना, दक्षिण भारत का ये खान पान है ना। यस, साउथ इंडिया, ये साउथ इंडियन फूड्स है ना। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब ढाबा यानी आपको समझ में आया ढाबा किसे कहते हैं? मैम हाईवे में जब सड़क के आसपास जो मैम रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, मैम जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, तो रेस्टोरेंट जो होते हैं ना उसी को हिंदी में ढाबा बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है ना। इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है। तो ये फास्ट फूड कहाँ की डिश है ये? हम ये बाहर के देश है, हम जैसे अमेरिका या ब्रिटेन ये के चाइनीज फूड है, चाइना के ये फूड्स है, ठीक है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। यानी कि कुछ समय पहले, आज से 10-15 वर्ष पहले, ये सब चीजें हमें बहुत ही कम देखने को मिलती थी, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन आज हर एक घर में, हर एक ढाबे पे आपको ये सब चीजें खाने को मिलेंगी, है ना। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। यानी अब ये सब खाने लगे हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, ठीक है। जगह बनाते जा रहे हैं यानी सबके घर में ये सब चीजें अब 90% सब इनसे अवेयर हैं, सब इन्हें जानते हैं और सब इनका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। सबके घर में ये चीजें उपलब्ध हो चुकी हैं। सब लोग 90% लोग या 99% लोग इनके बारे में चाइनीज फूड्स हो, फास्ट फूड, है ना, या फिर साउथ इंडियन फूड्स को आप नॉर्थ इंडिया में खा सकते हैं, नॉर्थ इंडियन फूड्स को आप साउथ इंडिया में भी जाके खा सकते हैं, है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति है कि किसी भी भारत के किसी भी कोने का अगर फूड है, कोई भोजन है, तो आपको कहीं भी मिल सकता है खाने को। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं, है ना। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग इंडिया का मैप देखे होंगे,
भारत का नक्शा देखा है ना आप लोगों ने? यस मैम। तो Yes, उत्तर में जो राज्य हैं उनके जो फेवरेट डिश हैं या फिर भोजन है जो वहाँ की पसंदीदा भोजन कहलाते हैं, वो आपको भारत के किसी भी कोने में देखने को मिलेगा। या फिर बिल्कुल लास्ट में आप देखिए अंतिम छोर पे दक्षिण में जो उनका इडली डोसा सांभर है ना, ये सब चीजें हैं खाने की रसम, ये सब चीजें हमें भी खाने को मिलता है। अभी हम लोग कौन सी जगह पे हैं भारत के नक्शे में, हम कहाँ पे हैं? यूपी कहाँ हम पे है? उत्तरी पूर्व में हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर में आता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी एरिया में हम लोग है ना। ठीक है, तो यहाँ पे Yes, हमें ma'am. हमें ढाबे पे खाने को मिलता है ये कहाँ का, दक्षिण का खाना, दक्षिण इंडिया, दक्षिण भारत का खाना है ना। और उत्तर भारत के भी जितने भी फूड्स हैं वो हमें खाने को मिलता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि अब वो चीजें सीमित नहीं रह गई हैं, है ना। इनका रूप विस्तृत हो चुका है, खाना व्यंजन पकवान जो भी हैं ये हमें हर जगह अब खाने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है ना। कुछ चीजें और भी हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबे ठिकानों तक सीमित थी, है ना। ब्रेड कौन खाया करता था? बहुत टाइम पहले सिर्फ साहब लोग, बड़े लोग खाया करते थे। हम ये व्यक्ति रहते थे मैम, जो साहब ने जो कहते हैं, जैसे कोई मैम अमीर से जज हो गए हैं या कोई बिजनेसमैन हो गए, वो लोग खाते थे। हाँ बिल्कुल। तो मैम अब तो हाँ चीजों को हाँ, तो वो चीजें अब बहुत ही इजीली अवेलेबल है, सबके घरों में मिलेगा, है ना। पहले ये बहुत बड़ी चीजें होती थी क्या, ब्रेड, बर्गर, नूडल्स, मैगी, ये सब चीजें बड़े लोग खाया करते थे क्योंकि वो उनकी बजट के हिसाब से होता था, है ना। लेकिन अब क्या है कि अब ये चीजें सबको पता चल गई है, सब लोग सबके घरों में अब ये चीजें पहुंच चुकी हैं, है ना। वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है क्या, ब्रेड, है ना। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गई है, यानी जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, जो हमारे घर पे एक बहुत फेवरेट पसंदीदा व्यंजन कहलाती थी, अब उनकी सीमा क्या हो गई है, घट गई है। और हम बाहरी चीजों को अपनाए जा रहे हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है, यानी अब इन सब चीजों की महत्वता कम होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि इनमें जो गुणवत्ता थी फलों और बीजों में वो कम होती जा रही है। ठीक है, और अब पहले लोग इन सब को बनाने में जो मेहनत करते थे, है ना, अब वो करना नहीं चाहते, अपना वक्त इनमें नहीं लगाना चाहते, अपना समय नहीं लगाना, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से उनकी गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच क्या हो गया है, दुस्साध्य हो गया है। क्यों हो गया है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो दैनिक जीवन में इंटरनेट का यूज हो गया है, मोबाइल का यूज हो गया है, इसलिए जो पहले जिनके पास थोड़ा वक्त हुआ करता था ये सब काम करने के लिए, वो सारा वक्त इसमें किसमें लगा रही हैं, इंटरनेट पे।
मोबाइल पे, है ना? इंटरनेट पे। हाँ मैम और तो मैम आजकल की मैम जो गृहिणियां हैं मैम, जो लोग हैं मैम, उनको बहुत आलस है मैम, वो ये सब नहीं करना चाहते क्योंकि हाँ मैम ये मैम बहुत मैम समय के अनुसार मैम इसमें बहुत समय लगता है खीर को सुखाना, उसके बाद मैम सब्जी ये सब बनाना। इसलिए बिल्कुल। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम उनको पहले सुखाएं, उसमें उन लोग का सोचते हैं मैम वो लोग कि उसमें उनका समय बहुत जाएगा। हाँ बिल्कुल।